हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चों को एमपीपीएनएसटी के एग्जाम को लेकर के बहुत टेंशन हो रही होगी कि समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है और सर हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है। लेकिन सर आपके लिए डेली क्या कर रहे हैं, एक नया यूनिट जो है लेकर के आ रहे हैं। उस नए यूनिट में हम डेली एक नया टॉपिक आपके लिए बेटा शामिल कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिल सकें और आपकी बढ़िया से बढ़िया तैयारी हो सके। आज भी हम जूलॉजी का एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है बेटा कंकाल तंत्र। आज कंकाल तंत्र वाले टॉपिक के माध्यम से हम संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। कंकाल तंत्र वाले टॉपिक के माध्यम से आज हम इसका संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। याद रखिएगा, आप यदि किसी यूनिट को बेस मानकर और उसके क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा है। लेकिन ये आप यदि केवल वीडियो देख देख करके यूट्यूब पर और अपना समय खराब कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि यह गलत है। इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। आप पर्टिकुलर सिलेबस को देखिए, सिलेबस का टॉपिक निकालिए, सिलेबस के टॉपिक के आधार पर क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, निश्चित रूप से आपसे बनेगा। ठीक। लेकिन यदि आप किसी भी वीडियो को देख रहे हैं और अपना टाइम खराब कर रहे हैं, किसी पेपर सेट को लेकर के आप बैठे हैं और अपना टाइम खराब कर रहे हैं, तो बेटा उससे कुछ नहीं होने वाला। नया आएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो चलिए, हमने आपका ज्यादा समय लेना नहीं है, तो हम आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं आज का नया टॉपिक। ठीक ना, स्केलेटन सिस्टम। और इस स्केलेटन सिस्टम में हम आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कॉलर की हड्डी को क्या कहते हैं? कॉलर की जो हड्डी है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो जो कॉलर की हड्डी है बेटा, क्या वो स्कैपुला है, क्या वो कोराकॉइड है, क्या वो स्टेपीज है, या वो क्लेविकल है? वो कौन सी हड्डी है? क्या वो स्कैपुला है, क्या वो कोराकॉइड है, क्या वो स्टेपीज है, क्या वो क्लेविकल है? वो कौन सी हड्डी है? तो सारे बच्चे जानते हैं कॉलर की जो हड्डी है, सारे बच्चे जानते हैं जो कॉलर की हड्डी है उस कॉलर की हड्डी को क्लेविकल कहते हैं। इसी को हंसुली के नाम से जानते हैं और ये हड्डी यहां पर पाई जाती है, यहां पर। बात समझ में आ गई? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आया, देखिए क्या लिखा हुआ है, मानव शरीर में मुक्त पसलियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में मुक्त पसलियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है ना, क्या 6 जोड़ी होती है, क्या 3 जोड़ी होती है, क्या 5 जोड़ी होती है, या 2 जोड़ी होती है? कितने जोड़ी होती है बेटा जी, ये आपको देखना है। ठीक है, 6 जोड़ी, 3 जोड़ी, 5 जोड़ी, या 2 जोड़ी? तो ज्यादा समय ना लेते हुए आपको बता दूं मैं, 2 जोड़ी होती हैं। मानव शरीर में कुल 12 जोड़े पसलियां होती हैं। ये 12 जोड़ी पसलियां पीछे रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं, पीछे रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं और सामने स्टर्नम से आके जुड़ती हैं। लेकिन पूरी पूरी नहीं जुड़ पाती, कुछ हवा में ही रह जाती हैं, उन्हें ही मुक्त पसलियां कहते हैं। इनकी संख्या होती है 2 जोड़ी, जिसमें से 11 जोड़ी और 11वीं जोड़ी और 12वीं जोड़ी पसली जो है ये मुक्त प्लावी पसली होती है। समझ में आ गई होगी बात आपको। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है कि एक कशेरुका जिसके अग्र और पश्च भाग पर उत्तलता पाई जाती है, ठीक है ना, कन्वेक्सिटी पाई जाती है, वो कौन सी है? ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं एक कशेरुका जिसके अग्र और पश्च भाग पर उत्तलता पाई जाती है। क्या वो प्रोसिलस है, क्या वो एम्फिसिलस है, क्या वो एसिलस है, या फिर वो एम्फी प्लेटियन है? वो कौन है? ठीक है, तो बहुत सरल उत्तर है। उत्तलता मतलब समझते हो ना? उत्तलता मतलब समझते हो कि नहीं? जैसे ये कशेरुका है मान के चलो, तो इस कशेरुका में इस प्रकार से उभार देखने को मिलेगा। इस प्रकार से क्या देखने को मिलेगा? उभार देखने को मिलेगा। तो हम कहेंगे क्या पाई जाती है? उत्तलता। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आएगा, इसका राइट आंसर आएगा एसिलस। इसका राइट आंसर आएगा एसिलस। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें लिखा है स्कल अर्थात खोपड़ी में पाई जाने वाली अस्थियों की, खोपड़ी में पाई जाने वाली अस्थियों की संख्या क्या है? मानव खोपड़ी में जो अस्थियां पाई जाती हैं इनकी कुल संख्या कितनी है? क्या 26 है, क्या 28 है, क्या 107 है,
या फिर 29 है? कितनी अस्थियां मानव की खोपड़ी में पाई जाती हैं? तो मैं बता दूं आपको, राइट आंसर पहले आप टिक कर लीजिए। मनुष्य की जो खोपड़ी है उसमें कुल 29 अस्थियां होती हैं, जिसमें 28 खोपड़ी में होती हैं और एक अलग से जीभ को सहारा देने वाली अस्थि हाईआइड होती है। याद रखिएगा। तो यदि ऑप्शन में केवल 29 आता है, 28 और 29 में केवल 29 आता है, तो हम 29 के साथ जाएंगे। यदि केवल 28 आता है तो हम 28 के साथ जाएंगे। लेकिन यदि 29 और 28 दोनों साथ में आते हैं बेटा, तो फिर हमें मजबूरी में 28 के साथ जाना होगा। फिर हमें मजबूरी में किसके साथ जाना होगा बेटा? 28 के साथ जाना होगा। क्यों जाना होगा सर? क्योंकि उसने स्पेशल खोपड़ी कहा है। तो जब उसने खोपड़ी कहा है तो सीधी सी बात यह है कि आपको खोपड़ी के बाहर वाली अस्थि उससे जुड़ी है, लेकिन वो अलग है। ठीक है, तो 29 तो सही है, लेकिन याद रखना 28 और 29 साथ में आए तो हम 28 के साथ जाएंगे, हाई हाइट को छोड़ देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर जो दिया गया है, मनुष्य के आधे निचले जबड़े में उपस्थित अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो मनुष्य के आधे नीचे जबड़े में उपस्थित कुल अस्थियों की संख्या सामने वाले ने हमसे पूछा है। ठीक है, क्या 1 होगी, क्या 4 होगी, क्या 6 होगी या 8 होगी? कितनी अस्थियां होंगी? मनुष्य के आधे निचले जबड़े में उपस्थित अस्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? 1 होगी, 4 होगी, 6 होगी या 8 होगी? तो राइट आंसर है 1 होगी। और वो अस्थि निचले जबड़े में जो है वो होती है मैंडिबल, जिसको ठोड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको ठोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब यहां पर आप देखो, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो एनसीईआरटी से लिया गया है, और इसको हमें छोटा करके आपको दिखाना होगा, तभी आप देख पाओगे। क्या लिखा हुआ है देख लो अच्छे से। यहां पर लिखा हुआ है निम्नांकित चित्र में ए बी सी डी ई को पहचानिए। किसको पहचानिए? ए बी सी डी ई को पहचानिए। तो चलो हम यहां पर अब ए बी सी डी ई को पहचान लेते हैं। ठीक ना? क्या बोला गया है? ए यहां ये दिखाया है, बी इधर दिखाया है, सी इधर दिखाया है, ई इधर दिखाया है, डी इधर दिखाया है। ठीक है, अब आप देख लो यहां पर जो अस्थियां दी गई हैं इन्हें पहचानना है। ठीक है, तो चलिए समय दे दिया मैंने आपको। सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन सी अस्थि है। ये बड़ी वाली जो इसका नाम है आस इन नॉमिनेट, आस इन नॉमिनेट कूल्हे की अस्थि कहते हैं इसको। ठीक है ना? इसके साथ जुड़ी है जांग की अस्थि फीमर, तो ये जो बी है ये फीमर है। फीमर देखो दूसरे नंबर में कहां लिखा है? ये लिखा हुआ है फीमर। इसका मतलब ये 3 अपने कैसे हो गए? ये 3 अपने बेटा यहां पर गलत हो जाते हैं, 2 सही है। फिर इसके बाद आप आ जाओ, देखो दूसरे में टीबिया लिखा है, यहां से आंसर नहीं मिलेगा, सेक्रम से आंसर नहीं मिलेगा। मतलब हमें उत्तर दे सकता है कौन? प्यूबिस और इलियम, इलियम और प्यूबिस। ठीक ना? तो जो प्यूबिस है और जो इलियम है वो हम देख लेते हैं कहां है। तो ये जो एरिया है ये प्यूबिस को प्रदर्शित करता है, प्यूबिस को प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा, ये जो एरिया है ये किसको प्रदर्शित करता है? प्यूबिस को प्रदर्शित करता है। और ये जो एरिया है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? इलियम को प्रदर्शित कर रहा है। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा कौन सा? ई। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ई हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक अस्थि को 3 दिनों तक, यदि एक अस्थि को 3 दिनों तक 10% KOH घोल में रख दिया जाए तो क्या होगा? यदि एक अस्थि को 3 दिनों तक 10% KOH के घोल में रख दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, क्या अस्थियां अप्रभावित रहेंगी, क्या घुल जाएंगी, क्या कोमल लचीली हो जाएंगी, क्या टूट जाएंगी? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो विचार करिए, सही टिक लगाइए। ठीक है ना? इसका राइट आंसर होगा बेटा अप्रभावित रहेंगी। यदि हड्डियों को लेकर 3 दिन तक 10% KOH के घोल में आप डुबाएंगे तो अस्थियों के ऊपर जो मांस जमा हुआ है, जो मांसपेशियां हैं, जो तंत्रिका तंतु हैं, वो तो सब अलग हो जाएंगे, घुल जाएंगे, लेकिन हड्डियों को कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, हड्डियों को कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिएगा, ये निकल के आया अगला क्वेश्चन आपके सामने।
ठीक है ना। ये निकल के आया अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है, एक्रोमियन प्रवर्ध, क्या लिखा हुआ है, एक्रोमियन प्रवर्ध लाक्षणिक रूप से मिलता है स्तनधारियों की। तो एक्रोमियन प्रवर्ध जो है वो कहां मिलता है, क्या श्रोणी मेखला में मिलता है, अंश मेखला में मिलता है, खोपड़ी में मिलता है, या स्टर्नम में मिलता है? जल्दी से मुझे बताइए, उसके बाद फिर मैं देखता हूं। जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। बहुत सरल उत्तर है इसका, और राइट आंसर है बेटा अंश मेखला। राइट आंसर है इसका अंश मेखला। अंश मेखला में ये जो उभार होता है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये एक्रोमियन प्रवर्ध होता है, याद रखिएगा, है ना। अंश मेखला में एक्रोमियन प्रवर्ध कहां पर पाया जाता है, अंश मेखला में। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, कंदुक खलिका संधि। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि या बाल एंड सॉकेट जॉइंट कहां देखा जाता है? तो बहुत सरल उत्तर है, आपको देखना है क्या कलाई में पाई जाती है, क्या उंगलियों में पाई जाती है, क्या गर्दन में पाई जाती है, या कंधे में पाई जाती है? कंदुक खलिका संधि कहां पाई जाती है? उंगलियों में, कंधे में, कलाई में, गर्दन में। तो बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये हमारे कंधे में पाया जाता है, जहां ह्यूमेरस अस्थि जो है वो यहां पर फंसती है। कंदुक खलिका संधि उसको कहते हैं जिसमें एक अस्थि में प्याले के समान गड्ढा होता है और दूसरी अस्थि में गेंद के समान उभार होता है, जिसमें गेंदनुमा अस्थि को गड्ढेनुमा अस्थि में अच्छे से चलाया जा सकता है। सिंपल सी बात थी। तो राइट आंसर जो है वो आएगा कंधे में, ठीक है, याद रखिएगा, श्रोणी मेखला में, पेक्टोरल गर्डल में। चलो अगला क्वेश्चन उठाते हैं, आपके सामने ये आ गया, मानव करोटी। अगले नंबर पर आ गया है, मानव करोटी की अस्थियों के बीच में पाई जाने वाली संधि को क्या कहते हैं? तो मानव करोटी की अस्थियों के बीच में पाई जाने वाली संधि को क्या कहते हैं? क्या इसको सिनाथ्रोडियल संधि कहते हैं, क्या सिनोवियल संधि कहते हैं, क्या कार्टिलेजिनस कहते हैं, या फाइब्रस कहते हैं? कौन सी संधि है बताइए, निशान जल्दी से लगा लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको सही उत्तर देते हैं। पहले जल्दी से निशान लगा लीजिए, फिर इसके बाद सर आपको सही उत्तर देने वाले हैं। क्या होगा, बहुत सरल है, विचार कीजिए, बहुत सरल उत्तर है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर आने वाला है सिनाथ्रोडियल संधि, मतलब अचल संधि। मनुष्य की खोपड़ी जो है उसमें अस्थियां इस प्रकार की दरारों के माध्यम से एक दूसरे से सटी होती हैं, चिपकी होती हैं, सटी और चिपकी होती हैं। तो याद रखिएगा, ये अस्थि, ये संधि जो है ये हमारे लिए सिनाथ्रोडियल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सिनाथ्रोडियल कहलाएगी। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, कौन सी उपास्थि लंबी अस्थि संधियों के सिरों पर पाई जाती है? कौन सी उपास्थि संधि, उपास्थि लंबी अस्थियों के कहां पर, संधियों पर पाई जाती है, संधियों पर, ठीक है ना। क्या वो कैल्सिफाइड है, क्या वो हाइलिन है, क्या वो इलास्टिक है, या फिर वो फाइब्रस है? बहुत आसान है, ये देखिएगा, यहां पर मान के चलो ये एक अस्थि है, ठीक है ना, ये एक अस्थि है। इस अस्थि के ऊपर हमसे पूछा गया है कौन सी अस्थि जो है वो यहां इनके ऊपर पाई जाती है, इस प्रकार से पाई जाती है, इस प्रकार से पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बेटा वो है हाइलिन उपास्थि। राइट आंसर जो है वो कौन सा है, हाइलिन उपास्थि। कौन सी उपास्थि लंबी अस्थियों की संधियों पर उपस्थित होती है? तो राइट आंसर है कौन सा, तो हम कहेंगे हाइलिन उपास्थि पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो उस उपास्थि का नाम है हाइलिन। आगे चलते हैं, यहां पर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कईयों बार पूछा गया, एक बार फिर से देख लें, कोई क्वेश्चन निकल तो नहीं गया हमारे हाथों से, नहीं निकला है। ये आ गया, लंबी अस्थियों के सिरे आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? कितना सरल प्रश्न दिया गया है, लंबी अस्थियों के जो सिरे हैं वो आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, हमें ये उत्तर देना।
तो यहां पर क्या पेशियों से जुड़े हैं, क्या टेंडन से जुड़े हैं, क्या लिगामेंट से जुड़े हैं, क्या उपास्थियों से जुड़े हैं? बहुत सरल उत्तर है, अनेकों बार आया है। ठीक है, अनेकों बार आया है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको दे देता हूं, लिगामेंट या स्नायु तंतुओं के माध्यम से जुड़े होते हैं। लंबी अस्थियों के जो सिरे होते हैं वो एक दूसरे से स्नायु तंतुओं के माध्यम से जुड़े होते हैं बेटा। ओके, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अस्थियों को अस्थि से लिगामेंट ही जोड़ता है, याद रखना। फिर आगे चलते हैं। ये देखो, टेंडन एक रचना है, इसका उत्तर पिछले वाले प्रश्न से रिलेट करता है। टेंडन एक रचना है जो जोड़ती है। तो हड्डी को तो हड्डी से कौन जोड़ता है भाई? अपन ने देख लिया, कौन जोड़ता है? लिगामेंट। तो टेंडन किसको जोड़ेगा? टेंडन किसको जोड़ेगा? टेंडन जोड़ेगा पेशी को हड्डी से। टेंडन जोड़ेगा पेशी को हड्डी से, या तंत्रिका को दूसरी पेशी से, या पेशी को पेशी से। तो राइट आंसर यही है, पेशी को हड्डी से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं। टेंडन एक संरचना है, टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है। टेंडन एक संरचना है, ये तो हो गया भाई। कितने बार आएगा रे भाई, तू क्यों परेशान कर रहा है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्या कह रहा है ये प्रश्न हमसे? समझ लो इस बात को। ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि पेशी संकुचन हेतु आवश्यक एटीपेज एंजाइम कहां पाया जाता है? कंकाली पेशी की कौन सी संकुचनशील प्रोटीन एटीपेज एक्टिविटी से संबंधित है? तो बड़ा सरल है। क्या वो मायोसिन में है, क्या वो एक्टिन में है, क्या वो एक्टिनिन में है, क्या वो ट्रोपेनिन में है? क्या होगा सही उत्तर? क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताइए। तो सबसे पहली बात, पेशियों में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो एक्टिन और मायोसिन है। तो उत्तर यही दोनों हो सकते हैं, बाकी तो नहीं हो सकते। ठीक है ना? और एटीपीज की एक्टिविटी की यदि मैं बात करूं तो वो केवल आपको मायोसिन में देखने को मिलेंगी, इसलिए मायोसिन राइट आंसर है और एक्टिन जो है वो गलत है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा है, पेशियां सर्वाधिक संख्या में कहां पाई जाती हैं? सर्वाधिक संख्या में पेशियां कहां पाई जाती हैं? सिर में, गर्दन में, पीठ में, बाह में। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां हैं। इन 206 हड्डियों से 639 पेशियां कनेक्ट हैं। उन 639 में से सबसे ज्यादा पेशियां कहां पाई जाती हैं? सिर में, गर्दन में, पीठ में या बाह में? कहां पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर आपने चुन लिया होगा, पीठ में पाई जाती हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि पीठ में कितनी पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है ना? पीठ में कितनी पेशियां पाई जाती हैं? ठीक है, हर अंग में पेशियों की संख्या निश्चित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन कितना सरल है, दिख ही रहा होगा इसकी सूरत देख के। आपको यहां पर कुछ खास नाम दिए गए हैं, जैसे कि आपको दिया गया है स्टर्नम, सिनोवियल फ्लूइड, ग्लिनोइड गुहा, वर्टिब्रा, स्वतंत्र गति करने वाली संधि, पेक्टोरल गर्डेल, कार्टिलेजिनस संधि, चपटी अस्थि, ये अपने को दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो पहले आप अपने उत्तर को चुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं एक झटके में उत्तर कैसे निकालते हैं। एमसीसी क्लासेस आप सभी बच्चों के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और आप सभी बच्चों को एमसीसी क्लास की जरूरत है, ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन बच्चों की भी जरूरत है एमसीसी क्लासेस को। तो इसलिए बेटा ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों को प्रेरित कीजिए कि वो भी एमसीसी क्लासेस से जुड़ें। ठीक है, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखिएगा लगभग अभी आपके पास 30 दिन है और इन 30 दिनों में आप एक बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये बेस्ट तैयारी तभी हो सकती है जब आपके पास एक अच्छा गाइड हो। ठीक है ना? और ये गाइड आपके लिए बन सकता है एमसीसी क्लासेस। ठीक है ना? और निश्चित रूप से आपको सफलता मिल सकती है। तो देर मत कीजिए, सटीक पढ़ाई करने के लिए एमसीसी क्लासेस से जुड़ जाइए। ठीक है, तो मैं बता दूं, स्वतंत्र गति करने वाली जो संधि है, जहां पर अस्थियां स्वतंत्र रूप से गति कर सकती हैं, वो है सिनोवियल फ्लूइड, सिनोवियल संधि। सो सी का आएगा पहला, तो सी का यहां पर तीसरा दिया है गलत।
यहाँ चौथा दिया है, यहाँ दूसरा दिया है, यहाँ पहला दिया है, ये सही उत्तर है। ठीक है ना, बी नंबर सही उत्तर आएगा, याद रखिएगा बी नंबर जो है वो सही उत्तर आएगा। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? तो चलिए यहां पर आपने जान लिया बी नंबर जो है हमारा जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, अब इसके बाद आप स्टर्नम देख लो। स्टर्नम एक चपटी अस्थि है, ग्लिनॉइड गुहा पेक्टोरल संधि से संबंधित। कार्टिलेजिनस सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? वर्टिब्रा। बात खत्म। एक पॉइंट आपके पास अच्छा है तो आप आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थि विकार नहीं है? कौन सा एक ऐसा विकार है जो अस्थि से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स और अथीरियोस्क्लेरोसिस ये दिया गया है। ठीक है, तो अपने को यहां पर ध्यान देना होगा कि सही उत्तर क्या है। आर्थराइटिस तो बिल्कुल हो जाता है जब ये क्या कहना चाहिए, हड्डियों में जो तंतु होते हैं ना, लिगामेंट वगैरह जब टूट जाते हैं तो अस्थियों में बहुत ज्यादा पेन होता है, ये आर्थराइटिस है। हड्डियों के घुलने का रोग जो पैराथार्मोन की कमी के कारण से होता है, ऑस्टियोपोरोसिस है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। लेकिन अथीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना, जो हम कहेंगे अस्थि विकार नहीं है, तो यही हमारे लिए सही उत्तर होगा। इसमें होता क्या है, जो हमारी रक्त वाहिनियां होती हैं इनमें जब कभी क्या जमा हो जाता है, इनमें जब कभी कोलेस्ट्रॉल नाम का जो लिपिड है वो जमा हो जाता है, तो इस लिपिड के जमा होने के कारण ये जो मार्ग है बेटा ये कैसा हो जाता है, ये सकरा हो जाता है। ये मार्ग जो है सकरा हो जाता है और इसीलिए अथेरियोस्क्लेरोसिस नाम का जो रोग है वो हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, ये देखो, ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन एनसीईआरटी से चुने जाते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। सोचिए और विचार कीजिए क्या हो सकता है इसका सही उत्तर। क्या आपने चुन लिया? बहुत आसान है। ह्यूमेरस अस्थि, ह्यूमेरस अस्थि, ह्यूमेरस अस्थि, ह्यूमेरस अस्थि। ये पूरा प्रश्न ह्यूमेरस अस्थि से है। ह्यूमेरस ये है जो हमारी अंश मेखला मतलब पेक्टोरल गर्डिल से जुड़ी होती है। तो ह्यूमेरस अस्थि पेक्टोरल, ह्यूमेरस पेक्टोरल, ह्यूमेरस पेल्विक गलत, ह्यूमेरस पेल्विक गलत, मतलब वो दो सही हैं। अब इसके बाद पेक्टोरल गर्डिल में कौन सी गुहा पाई जाती है? तो यहाँ ग्लिनॉइड गुहा पाई जाती है। कौन सी गुहा पाई जाती है? ग्लिनॉइड गुहा पाई जाती है। एसिटाबुलम नहीं पाई जाती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा। बात समझ में आती है क्या? आती है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है। ये देखिए, स्तनियों में जाइगोमेटिक प्रवर्ध जो है वो किससे निकलता है? तो स्तनियों में जाइगोमेटिक प्रवर्ध जो है याद रखिएगा वो किससे निकलता है? क्या प्री मैक्सिला से निकलता है, या मैक्सिला से निकलता है, या मैंडिबिल से निकलता है, या स्क्वामोजल से निकलता है? किससे निकलता है बेटा? तो स्तनियों में जाइगोमेटिक प्रवर्ध जो है याद रखिएगा वो स्क्वामोजल से निकलता है बेटा। किससे निकलता है? स्क्वामोजल। याद रखिएगा स्तनियों में जाइगोमेटिक प्रवर्ध किससे निकलता है? तो हम कहेंगे स्क्वामोजल से निकलता है। क्या बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई? स्तनियों में जाइगोमेटिक प्रवर्ध किससे निकलता है? स्क्वामोजल से निकलता है। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पेशियां जो हैं वो किसे घेरे रहती हैं? बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पेशियां जो है वो किसे घेरे रहती हैं? तो बाइसेप्स पेशियां और ट्राइसेप्स पेशियां लड़कों को पता होती हैं, और ऐसी लड़कियों को पता होती हैं जो पहलवानी करती हैं, ठीक है ना, जिम करती हैं, उनको पता होगा। तो तुम में से जो भी जिम जाता होगा, पहलवानी करता होगा, उसको ये पता होगा, ठीक है ना। बाइसेप्स जो होता है वो ये वाला होता है, ये एरिया जो होता है बाइसेप्स, और ट्राइसेप्स जो होता है वो ये वाला एरिया होता है। आगे बात समझ में? यहां पर अब ये ट्राइसेप्स और जो बाइसेप्स पेशियां हैं किसको घेरेंगी? यहाँ कौन सी अस्थि है?
तो यहां पर जो अस्थि है बेटा उसका नाम है, यहां पर जो अस्थि है उसका नाम है ह्यूमेरस। ह्यूमेरस पाई जाती है यहां पर, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो अब यहां पर ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा है। एक्सिस को एटलस से कौन विभेदित करता है? क्या इसको न्यूरल चाप, ओडोंटाइड प्रवर्ध, सेंट्रम की अनुपस्थिति या उपर्युक्त सभी? कौन एटलस को एक्सिस से विभेदित करता है? मुझे सरल उत्तर बताइए, सही उत्तर बताइए। तो इसका राइट आंसर है बेटा, इसका राइट आंसर है और वो है ओडोंटाइड प्रवर्ध। ये एक्सिस में पाया जाता है इस प्रकार से उभार के रूप में, ठीक है, और ये एटलस में नहीं होता, तो इसलिए ये ओडोंटाइड प्रवर्ध जो है एक्सिस को एटलस से अलग करता है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। किस प्रकार की संधि द्रव से भरी गुहा की विशेषता है? किस प्रकार की संधि जो है वो द्रव से भरी गुहा की क्या है विशेषता है? क्या तंतुमय संधि, उपास्थि संधि, स्नोवियक या साइनोवियल संधि या उपर्युक्त संधि? तो ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, आसानी से आपको बन जाना चाहिए। हमारी अस्थि संधियों में द्रव से भरी गुहा पाई जाती है, जिसके कारण हमारी अस्थियां बड़ी सरलता से गति कर पाती हैं, बड़ी सरलता से गति कर पाती हैं। तो याद रखिएगा, इन्हें नाम दिया जाता है क्या? साइनोवियल संधि। क्या नाम दिया जाता है? साइनोवियल संधि। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए, अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। कंकाली पेशी संकुचन में कैल्शियम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कंकाल पेशी संकुचन में कैल्शियम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या करता है? नीट 2018 में आया है, क्वेश्चन देख लो जरा, नीट 2018 में आया है, टफ तो हो गई होगा, ठीक है। क्या बोलता है? एक्टिन तंतु से मायोसिन शीर्ष को अलग कर देता है, मायोसिन एटीपेज से बंधकर उसे क्रियाशील करता है, ट्रोपोनिन से बंधकर एक्टिन के सक्रिय स्थल के आवरण को हटा देता है मायोसिन के लिए, और मायोसिन के क्रॉस सेतु एवं एक्टिन तंतु के मध्य आबंध निर्माण को रोकता है। तो अपना एक उत्तर चुन लीजिए, प्रश्न को याद रखिएगा, कंकाली पेशी संकुचन में कैल्शियम क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर है बेटा, ये जो क्या कहना चाहिए कैल्शियम होता है, ये ट्रोपोनिन से बंध करके और एक्टिन के सक्रिय स्थल के आवरण को हटा देता है ताकि मायोसिन सरलता से क्या कर सके? जुड़ सके। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है आपके लिए। ये आ गया, मनुष्य का कशेरुका सूत्र। तो अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको समझ लेते हैं। मनुष्य का कशेरुका सूत्र क्या हो सकता है? देखिए, मनुष्य का कशेरुका सूत्र कौन सा होगा? आंसर आपने चुन लिया होगा। ये लिखा सर्वाइकल, गर्दन में 7 होती हैं, थोरेसिक वक्ष में 12 होती हैं, लुम्बर कमर में 5 होती हैं, सैक्रम ठीक है ना उसके नीचे अनुत्तरिक एरिया कितनी होती हैं? 4 होती हैं, और ये है सीडी कॉसेक्स कितनी होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है, और यही 4 जोड़ करके कितनी हो जाती हैं? 1। यही 4 जोड़ करके कितनी हो जाती हैं? 1। लेकिन एक ऑप्शन यहां पर, एक एक ऑप्शन यहां पर दिया नहीं है। यदि इसके साथ एक एक वाला ऑप्शन होता तो मैं एक एक वाला ऑप्शन चुनता, क्योंकि उसने मनुष्य कहा है, बच्चा नहीं कहा। समझ में आ रही बात ना? मनुष्य में इन दोनों की संख्या कितनी होती है? 1-1 होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, 1-1 होती है, और बच्चे में 4 होती है। तो यहां मनुष्य कहा है तो मैं एक एक वाला ऑप्शन चुनता, 7, 12, 5, 1, 1। ठीक है, तो ये प्रश्न चेंज होके आ सकता है, तो थोड़ी सावधानी रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने के पहले आप सभी को मैं बता दूं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप सभी के लिए बनाया जाता है, 3 से 4 घंटे की मेहनत लगती है। प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
आपके सर को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या बचा हुआ है। अरे समाप्त हो गए, चलो एक बार और देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है, ये भी अपन ने कर लिया। ठीक है ना, इतनी जल्दी टेस्ट कैसे एंड हो गया। एटलस वाला भी हो गया, बाइसेप्स ट्राइसेप्स भी हो गया, स्तनियों में जाइगोमेटिक प्रवर्ध ये भी हो गया। ठीक है ना, ये भी हो गया, अस्थि विकार नहीं है ये भी हो गया, ये भी हो गया, सर्वाधिक संख्या में, हाँ ये भी हो चुका है। लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए तो इस तरह से हम कहेंगे आज का ये जो हमारा टेस्ट है ये समाप्त होता है। आप सभी के लिए टेस्ट तैयार किए जाते हैं, अच्छे से देखिए, अच्छी मेहनत कीजिए, सफलता आपके हाथ जरूर लगेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि केमिस्ट्री के लेसन के ऊपर से रहेगा कल। ओके बेटा।